स्टार्ट करते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, इससे पहले जो टॉपिक्स हमने पढ़े वो इक्विवेलेंट इंपॉर्टेंट है और आगे जो पढ़ेंगे वो भी इक्विवेलेंट इंपॉर्टेंट हो। ठीक, चाहे वो सिंप्लीफिकेशन के पार्ट सब टॉपिक्स हो, चाहे वो परसेंटेज हो और चाहे वो एलिगेशन हो, कुछ भी हो, सब इंपॉर्टेंट। वो टाइम चला गया जब पूरा पेपर प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज पर बेस्ड हो जाता था, तो हमें यही चैप्टर इंपॉर्टेंट लगते थे। ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं, पूरा बैलेंस पेपर आता है, हर चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, कभी हो सकता है कोई चैप्टर मिस हो जाए, लेकिन इसका भी बिल्कुल मतलब नहीं हो कि आपकी तैयारी कभी किसी चैप्टर को स्किप की हो जाएगी, आपको सारे चैप्टर्स को ही ध्यान देना होगा। ठीक, फिर भी प्रॉफिट एंड लॉस एक अच्छा टॉपिक है, देखेंगे। चलिए, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो पढ़ते समय हम प्रैक्टिकल अगर नहीं हो पाए तो हम प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस को गलत करेंगे और ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर रहे होंगे हम, जो आपको खुद लगेगा सीखने के बाद या मेरे बताने के बाद कि मैं यहां गलती कर गया। मैंने परसेंटेज में, एलिगेशन में, हर जगह आपको कहा कि क्वेश्चन की सिचुएशन को समझो और उसको करो। यह काम ज्योमेट्री में नहीं हो सकता, आप ज्योमेट्री में प्रैक्टिकल नहीं हो सकते, लेकिन आप परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस में थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच बना सकते हैं। कि मान लीजिए कि आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं और आपको पता है कि एक व्यापारी एक वस्तु को खरीद रहा है, आगे जाकर बेच रहा है, तो आप अपने आप को उस जगह रख सकते हैं और आप सोच सकते हैं कि सिचुएशन क्या है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को अगर आपने प्रॉपर पढ़ लिया है, जज कर लिया है, तो फिर कोई खास समस्या आती नहीं है प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस को करने में। रटने जैसा जब करोगे कि मैं इस क्वेश्चन को ऐसा करता हूं, अगर आपने कई बार किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करके एक समराइज वे अपना बना लिया है कि हाँ मैं इस क्वेश्चन की इतने स्टेप्स हैं और इन सारे स्टेप्स को बार बार लिखना पड़ता है, तो चलो हम एक स्टेप याद रखते हैं कि अब जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो मैं इसको ऐसे करूंगा। ये तो एक तरीका होता ही है और हम लोग करते भी हैं कि भाई एक क्वेश्चन बार बार किसी स्टेप का रिपीटेशन हो रहा है, वैसे क्वेश्चन जब कई बार आ जाते हैं और प्रैक्टिस इसी का नाम भी है, तो हम उससे एक समराइज स्टेप याद रख लेते हैं कि भाई इस स्टेप का ही मान। लेकिन अगर आप सोचो कि आपको उसके पीछे की कहानी क्लियर ही ना हो और आप सीधे समराइज स्टेप पे हो, तो आपको कोई फायदा नहीं होगा, आप हमेशा क्वेश्चन में डाउट में ही रहोगे। इसलिए किसी भी चीज को तैयार करने से पहले उसके पीछे जरूर समझना है कि अगर मैं इसको बिल्कुल जनरलाइज करता, मैं एक्स से करता या विद इक्वेशन करता, तो मैं कैसे करता। ये सिनेरियो आपको लेकर चलना है। इस तरह से आप किसी भी टॉपिक को बहुत बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं। ठीक, फिलहाल प्रॉफिट एंड लॉस, तो सबसे पहले आती है प्रॉफिट एंड लॉस की टर्मोलॉजी, उसके शब्द, वर्ड्स। तो जो टर्मोलॉजी है, जो टर्म्स है, उनको समझना है। सबसे पहले एक टर्म आता है सीपी, कहेंगे कॉस्ट प्राइस, या फिर क्रय मूल्य। ध्यान से समझिए और इस बात को अपनी मेमोरी में रखिएगा। कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य, जब कोई वस्तु बिक रही होगी तो सारा खेल प्रॉफिट लॉस का, पूरा टॉपिक ही प्रॉफिट लॉस से मूव करेगा। जब कोई वस्तु सेल आउट हो रही होगी तो हम उस समय उसको बेच रहे होंगे और उससे कुछ पैसे आ रहे हो, ये तो तय है, उसको हम आगे पढ़ेंगे भी। लेकिन उस वस्तु को हमने बेचा कैसे होगा, पहले वो हमारे पास आ गई होगी और आने के दो तरीके हैं। फर्स्ट, आपने उसको बनाया हो, सेकंड, आपने उसको कहीं से खरीदा हो। इसके अलावा तीसरा कोई तरीका ही नहीं हो सकता। या तो आपने उसको क्या वो प्रोड्यूस किया हो, आपकी फैक्ट्री है, आप किसी भी प्रोडक्ट को क्रिएट कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो आपने उसको बनाया है, या फिर आपने कहीं से बना बनाया खरीद लिया और उसकी आप ट्रेडिंग कर रहे हो, उसको आगे आप बेच रहे हो। इसके अलावा आप कर क्या सकते हो, क्या आप किसी और तरीके से उस आर्टिकल को अपने पास ला सकते हो? किसी और तरीके से नहीं ला सकते, सिर्फ दो ही तरीके हो सकते हैं। ठीक, यहां पर इन दो तरीकों से जब आर्टिकल आया होगा तो उसमें कुछ पैसे खर्चा हुए होंगे, कुछ एक्सपेंस आया होगा। हो सकता है आपने आर्टिकल को बनाया हो, बनाने के बाद आपने वेजेस दिया हो, पेंटिंग कराई हो, फ्रेट दिया हो, भाड़ा दिया हो, और भी अलग तरीके से मेंटेनेंस दिया हो, अपने गोडाउन ले रखा हो, एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है। तो ये सारे खर्चे सब कॉस्ट प्राइस का ही पार्ट है। दीज आर ऑल द पार्ट्स ऑफ कॉस्ट प्राइस, ये सभी सीपी के ही हिस्से हैं।
एट द एंड स्टेटमेंट में मैं ये कहूं कि कोई भी आर्टिकल सेल आउट होने से पहले जब हमने उसको बेच दिया होगा, मतलब जब वो हमारे पास से चला गया और उसके रेफरेंस में, उसके बिहाफ पर हमारे पास कुछ पैसे आ गए, हमारे पास कुछ पैसे आ गए, तो ये वाला जो पार्ट है, बिकने से ठीक पहले हम उस पर जो भी कुछ खर्चा कर रहे हैं, दैट इज द कॉस्ट प्राइस, वो सब कुछ कॉस्ट प्राइस है। क्वेश्चन की लैंग्वेज में अगर इससे डिफर कुछ बात की जाए, जो हमारे सीखे हुए कंसेप्ट से डिफर हो, तो उस केस में हम क्वेश्चन की लैंग्वेज के साथ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ना ही हम अपने सिद्धांत कंसेप्ट लिख रहे हैं। हम कोई थिंकर नहीं है, हम क्वेश्चन की सिचुएशन को लेकर उससे पूछे गए क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो उसमें कही गई बात ही इंपॉर्टेंट है। हमारी सारी बातें, सारे स्टेप्स, जो भी कुछ सिखाया, जो भी आपको पहले से आता है, वो सब पीछे हो जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा है, क्वेश्चन ने सामान डेटा दे रखा है और जो चीजें आपके हाथ में छोड़ दी हैं कि आप सोचोगे, तो वो आपके एक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए कि ऐसा होता है। वो प्रैक्टिकल लाइफ से भी आ सकता है, मैंने क्लास में डिस्कस भी किया होता है, चैप्टर में आपने पढ़ा भी हो सकता है, किसी भी तरीके से होता है। तो सरल भाषा में कॉस्ट प्राइस एक ऐसा टर्म हुआ कि आर्टिकल को बेचने से पहले उस पर जो भी कुछ खर्चा हो चुका है, दैट इज कॉस्ट प्राइस, उसको हम क्रय मूल्य कहेंगे। ठीक, अगर आर्टिकल को खरीदा और उसका पेंटिंग कराई, भाड़ा दिया, रखा, मेंटेनेंस करा, एक्सेट्रा, कुछ भी है, एवरीथिंग इज द पार्ट ऑफ कॉस्ट प्राइस। फाइनल कॉस्ट प्राइस वही होगा जो इन सबका योग होगा, इन सबका टोटल होगा। मान लीजिए कोई फ्रिज है, आपने 10,000 रुपए खरीदी, आप लेकर आए और आपने उसको रिपेयर कराया और आपने उसमें मान लीजिए 1,000 रुपए लगाया, 1,000 रुपए आपने एक्सपेंस कर दिए। इट मीन अब फ्रिज हमारी 1,100 कॉस्ट हो गई। और ये बात आप जानते हैं, बस इसी बात को यूज कर लेना। आज मैं बात कर रहा हूं तो आप रिकॉल कर लीजिए, फिर इनको धीरे धीरे क्वेश्चन के साथ यूज करने लगे। तो ये कॉस्ट प्राइस की बात हो गई। कॉस्ट प्राइस के बाद अगला टर्म सीधे सीधे आ जाएगा सेलिंग प्राइस। जिसको हम कहेंगे एसपी, सेलिंग प्राइस, दैट इज एसपी। तो अगर हम सेलिंग प्राइस एसपी की बात करें, तो सेलिंग प्राइस एसपी जो एक ऐसा टर्म है कि जब हम किसी आर्टिकल को बेच रहे हो, तो आर्टिकल हमारे पास चला जाता है और उसके एवज में हमारे पास पैसे आ जाते हैं, और कुछ नहीं। आर्टिकल जाए, उसके बिहाफ में पैसे आए, या जो भी कुछ है। तो ये जो है, ये टर्म सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य। सभी लोग दोनों टर्म को दिमाग में रखें। फायदा ये होगा क्योंकि हर स्टेटमेंट को इंग्लिश में बोलना पॉसिबल नहीं है, तो केवल इंग्लिश में बोला जाता है, केवल हिंदी। लगभग मैं बाइलिंगुअली बोलता रहता हूं बीच बीच में, ठीक है। लेकिन मान लो मैं विक्रय मूल्य बोल जाऊं तो आप जिनको सेलिंग प्राइस याद हो उनको समझ ही ना है कि क्या बोल गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो मैं सेलिंग प्राइस बोल रहा हूं, एसपी बोल रहा हूं, तो भी हिंदी वालों को भी समझ में आना चाहिए, ठीक। बाकी आपका कंटेंट है बाइलिंगुअल, कोई समस्या तो है नहीं। तो हम बात क्या कर रहे थे कि सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य क्या है? जब किसी आर्टिकल को हमारे पास से चला जाने दिया जाए और उसके एवज में हमारे पास कुछ पैसे आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो दैट इज सेलिंग प्राइस। वो सेलिंग प्राइस है, ठीक। अगला टर्म प्रॉफिट। प्रॉफिट डिसाइड होता है जब आर्टिकल हमारे पास बिक जाए। पहले हमने उसको खरीदा होगा या हमने उसको बनाया होगा। हमने उसको या तो खरीदा होगा या हमने उसको बनाया होगा। इन दो के अलावा तीसरे किसी भी तरीके से वो आर्टिकल हमारे पास नहीं आ सकता। ये दो ही तरीके से आर्टिकल हमारे पास आ सकता है, या तो हमने उसको खरीदा होगा या हमने उसको बनाया होगा। अगर हमने उसको खरीदा है तो उसके बाद बेचा होगा। अगर हमने उसको बनाया है तो भी बेचा होगा। तो अगर हमने खरीदा होगा या बनाया होगा, इन दो ही माध्यम से, इन दो ही तरीकों से कोई भी आर्टिकल हमारे पास आया हो, ठीक। तो जैसे मान लो हमने उसको खरीदा या बेचा है, तो जब बिक जाएगा तो बेचने का पैसा अगर खरीदने से ज्यादा है, इफ एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, अगर एसपी बेचने का धन, मान लो कोई आर्टिकल हमने 10 रुपए का बना के तैयार किया, उसको हमने 25 रुपए का बेचा, तो उस कंडीशन में हमारे पास जो पैसा आएगा एसपी माइनस सीपी, दैट इज द वैल्यू ऑफ प्रॉफिट। बेचने के मूल्य से खरीदने के मूल्य घटा दिया जाए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। लॉस। लॉस या हानि आपको तब होती है
जब हमने आर्टिकल को कम रेट पर बेचा हो, मतलब एसपी इज लेस देन सीपी, एसपी का मान सीपी से कम पाया गया, आपने बनाया 10 रुपए का, किसी वजह से नहीं बिक पाया तो आपने उसको 7 रुपए का बेच दिया, 7 रुपए का सेल आउट कर दिया, तो आपको उस केस में लॉस होगा, और जब लॉस होगा तो आप कहोगे सीपी माइनस एसपी। याद कुछ नहीं रखना, सब दिखाई देगा क्वेश्चन, बस समझना है। जो डिस्कशन में हम लोग बातचीत करें बस ये अपने दिमाग में रखनी। एक बार सेंट्रलाइज होकर क्वेश्चन शुरू करते समय अपने दिमाग में सारे कंसेप्ट मूव करा लेने बस, क्योंकि हर क्वेश्चन के पलटते समय आप नहीं देखेंगे सब चीजों को, क्योंकि जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो बेसिक कंसेप्ट है, जो भी 20-25 मिनट में खत्म कर दूंगा सब कुछ डिस्कस करके, ठीक है, इसमें आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। ये सिर्फ चैप्टर की शुरुआत है कि किसी बच्चे को ये टर्म पर्टिकुलर ना क्लियर हो तो क्वेश्चन की भाषा पढ़ते समय आपको एसपी ना समझ में आया कि एसपी क्या था, या सीपी ना समझ में आया, मान लो उसने पेंटिंग करा दी, तो आपका क्वेश्चन ये राइज हो कि पेंटिंग को कहां ले जाए, आपको पता हो कि भैया वो सीपी का पार्ट होता है, इसलिए डिस्कशन जरूरी। बाकी सब कुछ सीखने को कंपटीशन में क्वेश्चन से ही मिलता है, अर्थमेटिक में तो क्वेश्चन से ही मिलता है। एडवांस में वैल्यू ज्योमेट्री में बेसिक लिखाऊं, ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक कंसेप्ट पढ़ाया जाए, वो एक अलग बात है, लेकिन अगर जब तक आप अर्थमेटिक में तो सब कुछ आपको क्वेश्चन टू क्वेश्चन सीखने मिलता है। याद करो एलिगेशन की पहली क्लास क्या बेसिक था, उस दिन लगा था बहुत बड़ा महत्वपूर्ण, लेकिन जब हम क्वेश्चन पे मूव करिए तो वो बहुत छोटी सी बात हो गई, ठीक। और साथ सब कुछ हमें पता चला कि टाइप ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो हम उन चीजों को यूज करते हैं, उनमें गलतियां होती फिर उनमें और चीजें सीखने को मिलती, यही तो तरीके हैं। इसी तरह प्रॉफिट लॉस भी हम टाइम से बात करें, भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जैसे हम क्वेश्चन के साथ यूज टू हो जाएंगे तो फिर ये चीजें आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली सस्टेन कर जाएंगी, फिर इनको बार बार याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी डाउट ना हो इसलिए जरूरी है। तो जब हमारा एसपी ज्यादा होगा सीपी कम होगा, तो एसपी ज्यादा और सीपी कम होने पर प्रॉफिट होगा, एसपी कम होने पर सीपी ज्यादा होने पर हमें लॉस होगा। नोट करिए जरा, ऐसी बस 2 लाइन हो गया भाई। अरे कुछ है नहीं ऐसा, नोट करने दे रहा। कभी भी किसी भी आर्टिकल, आगे कंटिन्यू करते, कभी भी किसी आर्टिकल के सेल आउट होने से पहले, कभी भी किसी आर्टिकल के सेल आउट होने से पहले, बिकने से पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस का डिसीजन नहीं कर सकते, निर्णय नहीं ले सकते। ये एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। अब ऐसा मैं क्यों स्पेशली बोल रहा हूं, ऐसा मैं इसलिए स्पेशली बोल रहा हूं क्योंकि जनरलाइज लैंग्वेज में हम कई जगह आर्टिकल के बिना बिके ऐसा बोल देते हैं कि आपको प्रॉफिट हुआ, आपको लॉस हुआ। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये पेन है और आप इसको लेने गए, तो इस पेन को आप कितने रुपए का लाए? 10 रुपए का, ठीक। मैं लेने गया, उसने हमको 50 रुपए का दिया, ठीक। तो किसको लाभ हुआ? अभी तो लग रहा है आपको हुआ। ऐसा हम बोलते हैं, ऐसा हम जनरली अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं कि आप 50 रुपए का, आप फायदे में, आपको लाभ हुआ, ठीक। तो वो अलग बात है कि लाभ तो हमें दिख रहा है कि भाई 40 रुपए हमारे कम गए, लाभ तो नजर आ रहा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज में सब चीजों की जरूरत भी पड़ेगी, लेकिन अभी हम प्रॉफिट लॉस डिसाइड नहीं कर सकते। आप 10 रुपए का लाभ बेचोगे कितने का? 20 रुपए का। 10 रुपए का लाभ 20 रुपए बेचा तो लाभ कितने का हुआ? 10 रुपए का, ठीक। तो हम 50 रुपए का लाभ 500 का बेचेंगे, तो किसको लाभ हुआ? कहानी पलट गई। मतलब चीजों को खरीदते समय हम प्रॉफिट लॉस निर्धारित नहीं करेंगे, लेकिन हम सामान्य भाषा में ऐसा बोल देते हैं कई बार खरीदते समय कि आपको लाभ हुआ, ठीक। तो आर्टिकल को खरीदते समय प्रॉफिट लॉस का डिसीजन नहीं हो सकता। प्रॉफिट लॉस का डिसीजन तभी होगा जब पूरी तरह आर्टिकल सेल आउट हो जाए। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि केला विक्रेता 10 दर्जन केले लाया, अभी वो 6 दर्जन बेच पाया, लाभ बताओ? नहीं बता सकते आप, क्योंकि अभी उसके पूरे केले बिके नहीं। उसका एक केला भी अगर बचा हुआ हो सकता है 100 रुपए बेच दे। भाई मान लो सुबह से शाम तक नुकसान होता रहा, नुकसान होता रहा उसका पूरा सुबह से लेकर शाम तक, और जब वो शाम को पहुंचा तो उसके बाद पता चला कि उसके बाद एक ही केला बचा हुआ है, और जब उसके बाद एक ही केला बचा हुआ तो उसने कहा अब तो पूरे दिन नुकसान हुआ, तो क्या किया जाए? तो अभी तो मान लो 10 रुपए दर्जन बेच रहे थे, अब एक ही केला बचा, तो हमें तो समझ ही नहीं लगा क्या। तो कोई आया, बोले कितने का है? बोले अब बिकाऊ नहीं है। बोले नहीं दे दो। अरे मैंने बिकाऊ नहीं है। बोले फिर जो पैसे ले लो 100 रुपए का केला है, फायदे में हो गया शाम को कि नहीं हो गया? हो सकता है सुबह शाम तक नुकसान रहा हो। तो जब तक आर्टिकल किसी वस्तु को पूरी तरह सेल आउट ना कर दिया जाए, जब तक हम पूरी तरह आर्टिकल को सेल ना कर दें,
तब तक हम प्रॉफिट एंड लॉस का डिसीजन नहीं कर सकते। प्रॉफिट लॉस डिसाइड सिर्फ तब होगा जब हमने पूरी तरह जितना भी आर्टिकल हमारे पास हो उसको हमने पूरी तरह बेच दिया हो। अब आपको ये पिक्चर समझ में आ गई होगी, इसमें लिखना कुछ नहीं, बस समझना था। ठीक, तो ये टर्म हुए न्यूमेरिकली एसपी, सीपी और प्रॉफिट। आगे बात करते हैं तो हम प्रॉफिट परसेंट पे आते हैं। प्रॉफिट परसेंट, परसेंटेज टॉपिक पढ़ते समय हमने डिस्कस किया था कि किसी भी परसेंटेज को निकालना हो या परसेंटेज को अप्लाई करना हो, द बेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म। उसका बेस क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट टर्म। अगर हमें बेस नहीं पता है, अगर हमें बेस नहीं पता है तो हम कुछ नहीं कर सकते, ना तो परसेंटेज अप्लाई कर सकते हैं और ना ही परसेंटेज निकाल सकते हैं। मैं कह दूं आपके नंबर 10%, बड़ा सरल सी बात, आपके नंबर एग्जाम में 10% है, अच्छा 80%, तो आपके नंबर एग्जाम में 80%। अब अगर आपके नंबर 80% एग्जाम में, आपके कितने नंबर हैं नहीं बता सकते, क्योंकि अभी हमको बेस नहीं पता है। हमें अंडरस्टूड होता है कि एग्जाम में परसेंटेज का बेस टोटल मार्क्स होते हैं। अगर हमें टोटल मार्क्स बता दिए जाते तो हम ये डिसाइड कर लेते कि परसेंटेज पता होने के बाद, मान लो हमारा एग्जाम 500 नंबर का था, 80% मार्क्स हम टोटल एग्जाम में लाए, तो हम ये कह सकते हैं कि हम 400 नंबर लाए। लेकिन अगर हमें ये ना पता होता कि एग्जाम कितने मार्क्स का था तो हम ये नहीं बता सकते कि हम कितने मार्क्स लाए। बेस इंपॉर्टेंट था। मान लो आप एग्जाम में 400 नंबर लाए, रिवर्स क्वेश्चन, आप एग्जाम में 400 मार्क्स लाए, आपसे कहा जाए बताओ आप कितने परसेंट लाए, नहीं बता सकते, क्योंकि अभी हमको ये नहीं पता है कि एग्जाम कितने मार्क्स का है। तो परसेंटेज अप्लाई करते समय आप सोचिए ना, खुद परसेंटेज निकालने के लिए आप अगर एग्जाम में परसेंटेज नहीं है तो यही तो करते हैं 400 अपॉन 500 इंटू 100। तो पूरा एग्जाम 500 नंबर का था, हम 400 नंबर लाए, तो 400 अपॉन 500 इंटू 100 तो हम परसेंटेज निकाल पाते। तो अगर हमें दोनों में से कुछ ही किसी भी केस में परसेंटेज, चाहे अप्लाई करने का केस हो और चाहे परसेंटेज निकालने का केस हो, हाउ मच परसेंट, तो इन दैट केस बोथ केसेस में हमें बेस का होना जरूरी, पता होना जरूरी। जिन केसेस में बेस अंडरस्टूड होता है वो आपके लिए और इंपॉर्टेंट। जैसे राम क्या है, श्याम का, तो हमें पता है कि श्याम बेस बनेगा। क्वेश्चन बताता है, क्वेश्चन बताता है कि उसका परसेंटेज किससे निकालना है। लेकिन कह दिया जाए कि इस मिश्रण में अल्कोहल का परसेंट, तो हमें पता था कि अल्कोहल पूरे मिश्रण से देखेंगे, तो मिश्रण को नीचे रखते थे, याद है। आपके एग्जाम में आपके मार्क्स का बेस टोटल मार्क्स होता है, क्योंकि आपके मार्क्स जो आपने ऑब्टेन किए उसका कंपैरिजन आपके टोटल मार्क्स से होता है, ये आपको पता है। इसी तरह प्रॉफिट लॉस में परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंट का बेस सीपी होता है। प्रॉफिट लॉस का कैलकुलेशन हमेशा सीपी से होता है, बेस हमेशा सीपी रहेगा जो आपने इन्वेस्ट किया होगा। इसका एक सरल सा एग्जांपल क्वेश्चन आयोग ने पूछा। एक व्यापारी, उसने सुबह 100 रुपए लगाए, सब्जी लगाई, और सब्जी बेचने के बाद शाम उसको 10% लाभ हुआ। जैसे 10% लाभ हुआ, 110 रुपए आ गए, वो सब्जी लेने दोबारा गया। सब्जी लेने, तो मैं कुछ नहीं लिख रहा हूं, दिमाग में टर्म चलाइए। 100 रुपए थे, 10% लाभ हुआ, 110 रुपए उसके बाद उसने लगा कि नहीं तो बढ़िया व्यापार, कोविड के टाइम में यही सब करना पड़े, तो उसने 110 रुपए कमाया और फिर से सब्जी लेने चला गया और 110 की सब्जी लाया, फिर से बेची, इस बार 10% नुकसान हो गया, तो उसके 99 रुपए ही बचे। अब उससे क्वेश्चन आयोग पूछता है कि बताओ हाउ मच प्रॉफिट और लॉस। तो हम क्या सोचते हैं, पहले 10 का लाभ हुआ, पहले 10 का क्या हुआ, लाभ, और बाद में अगर उसको दोबारा लाभ हो जाता तो फिर लाभ देखते हैं। तो हम ऐसे नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं, हम करते हैं भैया देखो शुरू में लगाए तुमने कितने 100, अब तुम्हारे पास कितने 99। तो जो हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट के, पूरे दिन एक व्यापारिक दुकानदार सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ बेचता खरीदता रहता है, हर बार का प्रॉफिट लॉस थोड़ी ना देखा जाता है। अगर उसको शाम को अपने बिजनेस का प्रॉफिट चाहिए तो यही पूछेगा भैया सुबह कितना लगाया था, शाम को कितना बचा। अगर हमने 5000 रुपए लगाया, शाम को वापस 6000 रुपए है, इसका 1000 रुपए का प्रॉफिट है। अगर परसेंटेज में चाहिए तो बेस सीपी बनेगा, दैट विल बी 5000। नहीं, यही बात समझे आपने। प्रैक्टिकल लैंग्वेज में अगर आईटीआर रिटर्न वगैरह बड़े देखे होंगे, भरेंगे तो आप बाद में बड़े बड़े, तो अरे भरेंगे भाई, सब भरेंगे, मेहनत करते रहो बस। तो आप जो है किसी आईटीआर देखें, आपने 10th क्लास में टैक्सेशन एक टॉपिक पढ़ा होगा, तो अगर किसी बिजनेस का, किसी व्यापारी का, किसी व्यक्ति का प्रॉफिट पूछा है तो उसकी बैलेंस शीट में जो बनाते हैं टैक्सेशन में, उसमें क्या होता है, हाई स्कूल में सबने पढ़ा होगा, ऐसे जरूरी नहीं कि हमने कॉमर्स साइड रहा होता है, पढ़ा हो, सबने पढ़ा होता है, टैक्सेशन सबको पढ़ाया जाता है। तो प्रॉफिट लॉस जब हमें देखना तो हम क्या देखते हैं, भैया कितना हमारा अर्निंग है,
कितना एक्सपेंसर है, कितना हमारा टोटल है, कितना एक्सपेंस और कितना बचा। अब हम ये थोड़ी देखते उस दिन तुमने क्या किया था, फलाने दिन तुमने क्या किया था, ऐसा थोड़ी ना होता। सीधा इज अ क्लियर कंसेप्ट कि इनिशियल इनकम, इनिशियल इन्वेस्टमेंट एंड फाइनल इनकम के बीच का डिफरेंस प्रॉफिट। तो इनिशियल बेस को देखा जाता है। बस अगर मान लो कभी क्वेश्चन कुछ कह दे, प्रश्न की भाषा में कुछ आए तो मैं जो भी कुछ सिखा रहा हूं सब बेकार, प्रश्न ब्रह्म है। क्वेश्चन जो कह दे उसको कोई नहीं तोड़ सकता, क्योंकि हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो मैं बात कर रहा था प्रॉफिट लॉस के परसेंटेज की। तो अगर मैं प्रॉफिट परसेंट निकालना चाहता हूं तो सबसे पहले बात करूंगा प्रॉफिट वैल्यू रुपए में। वैल्यू और परसेंटेज दोनों अलग अलग टाइम होते हैं, 10% और 10 रुपए अलग अलग बातें हैं, ये बात आप जानते हैं। तो यहां पर जो भी प्रॉफिट वैल्यू यहां से आई होगी वो प्रॉफिट वैल्यू, बेस कौन बनेगा, सीपी। ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्वेश्चन नहीं बताएगा, क्योंकि पता है एग्जाम में परसेंटेज टोटल मार्क्स से निकाला जाता है, प्रॉफिट लॉस में परसेंटेज सीपी बेस करते हुए निकाला जाता है, इनटू 100 परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। क्लियर? अगर हमें बस अभी याद, अगर आपको पूरी कहानी समझ आ गई, तो अगर हमको लॉस परसेंट चाहिए होगा तो लॉस परसेंट के लिए एक्चुअल लॉस या लॉस की वैल्यू अपॉन सीपी इंटू 100। कोई ऑब्जेक्शन? कंफर्म? अगर ये पिक्चर आपको याद है, समझ में, इसके आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से अब जब हमको प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट पता चल गया तो हम तीन टर्म बढ़ गए, पहले प्रॉफिट वैल्यू, एसपी, सीपी, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट। ठीक, अब अगर हमको इन पे क्वेश्चन बनते हैं कि भाई प्रॉफिट परसेंट दिया है, सीपी दिया है, एसपी बताओ, एसपी दिया है, सीपी दिया, प्रॉफिट, तो एसपी सीपी का रिलेशन विद द केस ऑफ प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। ठीक, तो हम ये कहेंगे कि अभी हमने पीछे समझा था कि प्रॉफिट इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी, लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। याद कुछ मत रखो, बस ये सोचो कि जब एसपी छोटा होगा तो अपने आप लॉस हो रहा होगा, हम अपने आप उल्टा घटा देंगे। तो हमें अगर एसपी निकालना हो तो हम एसपी बराबर क्या कहेंगे, कितना पैसा सीपी था और कितना आपको लॉस प्रॉफिट हुआ। अगर प्रॉफिट का केस है, मान लेते हैं प्रॉफिट का केस, ये तो रुपए की बात है, न्यूमेरिकल। आपने 100 रुपए का आर्टिकल बनाया, 10 रुपए कमाए, प्रॉफिट किया, तो टोटल 110, बात खत्म। एसपी आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया। सेलिंग प्राइस क्या होता है मैं पहले बता चुका हूं। ठीक, आपको आता था दी बेस्ट, नहीं आता तो अभी 10 मिनट पहले डिस्कस हो चुका। तो सारी चीजें एक एक करके उठाते जाता हूं, उनको डिस्कस करते हुए फिर क्वेश्चन पे आएंगे तो सब लोग सीखेंगे। बात करते हैं ये, लेकिन अगर प्रॉफिट परसेंट में लिया हो, लेट प्रॉफिट इज P%, इसका मतलब आप प्रॉफिट अप्लाई होगा तो एसपी प्लस सी, सॉरी, एसपी इक्वल्स टू सीपी प्लस सीपी का P%। ऐसे तो करोगे, रुपए में तो सीधे रख दोगे। अगर 10% दिया गया तो निकालना पड़ेगा ना, नहीं। तो हमने कहा भी ठीक है भाई, एसपी इक्वल्स टू सीपी प्लस सीपी इंटू पी अपॉन 100। एलसीएम लेंगे तो आपके सामने आ जाएगा एसपी बराबर सीपी 100 प्लस पी, एलसीएम ले लेंगे 100, समझ में आ रहा, अपॉन 100। यहां पर आने वाला पी, ये जब इस तरह लिख लेंगे अपॉन 100 इस तरह करते हुए, तो यहां पर आने वाला पी परसेंटेज वैल्यू है। 10% तो 10 रखेंगे, 20% तो 20 रखेंगे। यहां रुपए नहीं, 20 रुपए प्रॉफिट इस फॉर्मूले में आगे रख दिया। वैसे फॉर्मूला याद ही नहीं रखना होगा, आप धीरे धीरे अमेंड करके जिस तरह यूज करेंगे मैं सिखाऊंगा आपको। इसी से अगर आप थोड़ा और सोचें तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर 100 को इधर भेज दिया जाए और सीपी को यहीं रोक लिया जाए तो सीपी बराबर एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस। कोई दिक्कत? प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट परसेंट, 10% होगा 10 रखेंगे, 20% होगा 20 रखेंगे, कोई समस्या? इसी फॉर्मूले का एलिगेशन में जगह जगह हम लिखते रहते थे कि ऐसे होता, भाई इसको भी यूज कर लो, सी प्रॉफिट लॉस में मैं सिखाऊंगा, फिर आगे बात करते हैं। अगर लॉस का केस होगा तो फिर थोड़ा और स्टेप बढ़ाते हैं, एसपी इक्वल्स टू सीपी माइनस लॉस। बोलो सही है। अगर लॉस हो रहा होगा तो आपका एसपी से सीपी क्या हो जाएगा, मतलब सीपी से लॉस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। हम ऐसी कंडीशन में एसपी सीपी अगर लॉस परसेंटेज में है तो सीपी माइनस सीपी इंटू एल अपॉन 100, सेम कंडीशन से एलसीएम लेंगे तो एसपी बराबर हो जाएगा सीपी 100 माइनस लॉस अपॉन 100। समझ में आ गया? अगर सीपी निकालना होगा तो सीपी बराबर हो जाएगा 100 एसपी इंटू 100, है ना, अपॉन 100 माइनस लॉस। बोलो बात समझ में आई? कोई समस्या? तो अब ये टर्म प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, प्रॉफिट लॉस, सीपी एसपी में रिलेशन क्रिएट हो गया। कोई ऑब्जेक्शन?
नोट करो। हाँ भाई हो गया। तो ये आपका प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट का रिलेशन हो, ठीक है। तो इस कहानी को समझने में कोई समस्या नहीं रही। अब देखो ये भी आपको समझ में आएगा, सीपी प्रॉफिट एंड लॉस का बेस होता है वो आपका सीपी होता है। अब जो आगे बढ़ते हैं और अगला टाइम आता है मार्क प्राइस, एमपी। अंकित मूल्य। मार्क प्राइस अंकित मूल्य नाम से एक लिए है जो आर्टिकल पर लिखा हो। जब किसी आर्टिकल को आप खरीदने गए तो उस पर जो रेट लिखा हुआ था, उस पर जो रेट लिखा हुआ था वो उसका मार्क प्राइस, अंकित मूल्य, ठीक। अंकित मूल्य को लिखते समय सीपी से कोई संबंध नहीं रखा जाता, ना एसपी से। लिखते समय मार्क प्राइस हम लिख रहे होंगे तो हमें ये थोड़ा पता हमने इतने खरीदा था तो इतने परसेंट बढ़ता है, ऐसे बढ़ाएंगे। मार्क प्राइस नॉर्मली लिख दिया जाता है, जो भी जैसे आपने अक्सर देखा होगा चीजों में लिखा रहता है, किसी आर्टिकल में लिखा है 1000 रुपी, है ना। मार्क प्राइस का एक टर्म आता है, या मार्क प्राइस कभी कभी लिस्ट प्राइस भी वर्ड का प्रयोग होता है, एलपी, लिस्ट प्राइस, ठीक है। मार्क प्राइस में लिखा हो, लिस्ट प्राइस में लिस्ट लगी हो, कोई अंतर नहीं। जैसे मान लो समोसे की दुकान पे समोसा 1000 रुपए के 3, तो ऐसे मान लो लिखा हुआ था, ज्यादा सस्ते हो गए, चलो कोई बात। तो यहां बात करें मार्क प्राइस एमपी की, तो ऐसी कंडीशन सिंपली किसी आर्टिकल पर लिखा हुआ मूल्य या लिस्ट प्राइस जो भी लगा हो, इसके बाद इसके पैरेलल में टर्म आता है डिस्काउंट। पैरेलल में टर्म आता है डिस्काउंट। डिस्काउंट हमेशा नेगेटिव होता है, हमेशा घटेगा। डिस्काउंट हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा, हमेशा घटेगा। और डिस्काउंट का जो बेस होता है वो हमेशा एमपी होता है। डिस्काउंट होने के बाद जब आर्टिकल बिक जाता है तो एसपी आपके सामने आता है। आप सरल भाषा में समझ लो कि ऐसा कोई भी मूल्य, उसके लिए किसी भी वर्ड का प्रयोग किया गया हो। कभी कभी तो क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जब वो विक्रय मूल्य कह के अंकित मूल्य बताना चाहेगा, कह रहा होगा विक्रय मूल्य एसपी, सेलिंग प्राइस, और कह देगा 10% डिस्काउंट दे दिया, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। आपको लगेगा तो एसपी कह रहा, भैया ने कहा था एसपी मतलब सेलिंग प्राइस होता है और डिस्काउंट कैसे दे सकता है। तो ये सब सिस्टम है कंफ्यूज करने के, ठीक। तो किसी भी आर्टिकल पर अगर आपने डिस्काउंट दे दिया है तो डिस्काउंट देने के बाद जो आया दैट इज एसपी। सरल भाषा में ये कह सकते हो कि जिस रेट पर डिस्काउंट, नॉर्मली अंकित मूल्य का प्रयोग होगा, ठीक। लेकिन अगर कभी ऐसा भी करें विक्रय मूल्य पर 10% डिस्काउंट दे दे तो भी आप समझ लें कि वो जो विक्रय मूल्य जिस पर 10% डिस्काउंट दिया गया वो एमपी था, और जब 10% डिस्काउंट होने के बाद आया तो वो एसपी, वो फाइनल एसपी, वही एसपी है, ठीक। तो सिर्फ कंफ्यूज होने के लिए टर्म्स को इधर उधर प्रयोग किया जाता है। तो बात कर रहे थे एमपी, उस पर डिस्काउंट लगा, जो आपके सामने आया दैट इज एसपी, वो आपका विक्रय मूल्य एसपी होता है। डिस्काउंट हमेशा माइनस होता है और परसेंटेज का जो डिस्काउंट परसेंटेज का बेस होता है वो हमेशा क्या होता है, डिस्काउंट परसेंट का बेस एमपी होता है। इसका मतलब यह कि हम ये कह सकते हैं कि एमपी माइनस डिस्काउंट बराबर एसपी होता है, ठीक। अगर हमें कभी डिस्काउंट परसेंटेज निकालना होगा तो हम करेंगे डिस्काउंट जो भी एक्चुअल होगा अपॉन एमपी इंटू 100। अगर हमें कभी डिस्काउंट परसेंटेज निकालना होगा तो हम करेंगे डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू 100, ठीक। इसी तरह से डिस्काउंट परसेंटेज को अगर हमें अप्लाई करना होगा तो भी हम एमपी पर ही अप्लाई करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में हम कह सकते हैं एमपी माइनस एमपी का D%। अगर डिस्काउंट डी पर, अगर आपका डिस्काउंट आपको कह दिया गया दैट इज D%, वो परसेंटेज में है, D% अपॉन परसेंटेज दैट इक्वल टू एसपी। कैलकुलेट करेंगे तो एमपी माइनस एमपी इंटू डी अपॉन 100 दैट्स इक्वल टू एसपी, ठीक। आगे कंटिन्यू करते हैं तो आपके सामने आ जाएगा एसपी इक्वल्स टू एमपी 100 माइनस डी अपॉन 100। जब इस तरह के फॉर्मूले में यहां आएंगे तो आप समझ जाएंगे कि दिस इज इन परसेंटेज। इसीलिए कभी कभी हम ये भी कह सकते हैं कि एमपी इक्वल्स टू एसपी इंटू 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। इन दोनों केस में जो 100% जो बेस होता है वो अपने आप में 100% होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस के केस में जो बेस है वो सीपी है, सीपी अपने आप में 100% है। और जब आप एमपी के केस में है तो एमपी अपने आप में 100% है, उसी के ऊपर डिस्काउंट अप्लाई हो रहा हो।
मेरी बात आप शायद समझ पा रहे हो क्या मैं कहना चाह रहा हूं, नोट करिए। हो गया? बोलो। हाँ यहाँ डी परसेंटेज में, जहां भी 100 के केस में आएगा परसेंटेज होगा, इसीलिए मैं आपको पीछे बेसिक लेके चल रहा हूँ कि मैं बाद में कभी कभी 2 रुपए रख दिया हूं पता लगा, तो वो नहीं करना। समझ आ गया? चलो अगली बात, जैसे एक ही आर्टिकल पर कभी कभी ऐसे क्वेश्चन क्रिएट होंगे, याद रखिएगा मैं जो आगे बताने जा रहा हूं। एक ही आर्टिकल मान लो था और आर्टिकल को खरीदते समय यह तय हुआ कि जब आपने आर्टिकल को खरीदा, और उसका बेचा, उस पर एक एमपी भी लिखा, तो क्वेश्चन ऐसे अराइज हुआ कि एक वस्तु पर ऐसे मूल्य अंकित किया गया, ऐसा एमपी डिसाइड किया गया कि जब हमने उस पर 10% का डिस्काउंट दे दिया तो भी मुझे 5% का प्रॉफिट हुआ। ठीक, 10% का डिस्काउंट दे दिया मतलब बेचा है हमने, और डिस्काउंट देने के बाद जब बेचा है तो एमपी हमने इतना बढ़ा के लिख लिया था कि फिर भी हमें लाभ हो गया। ठीक, कहने का मतलब ये कि हम ये कह सकते हैं कि अगर कभी ऐसा केस मिले जब आपका एसपी कॉमन हो, याद रखना, क्योंकि जब कोई चीज नहीं आती है तो दूसरे क्वेश्चन को कंफ्यूज भी करती है, क्योंकि आप दूसरी लैंग्वेज की भाषा से कंफ्यूज हो गए। जब एसपी कॉमन हो मतलब प्रॉफिट से आने वाला एसपी और एमपी से आने वाला एसपी कॉमन हो, कहते 10% लाभ हुआ और 10% डिस्काउंट दिया था, हमने 10% डिस्काउंट दिया फिर भी हमें 7% लाभ हुआ, और एसपी तो एक ही है, 10% डिस्काउंट दिया फिर भी हमें 10% लाभ हुआ, मतलब जब हमने 10% डिस्काउंट करके बेचा तो फिर भी मुझे 10% का प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब एसपी कॉमन है। तो जब भी ऐसा हो कि आपसे कह दिया जाए कि एसपी ऐसा है कि जब यहां से हमने P% का प्रॉफिट कमाया, परसेंटेज में रुपए में होगा तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, 2 रुपए डिस्काउंट दिया 5 रुपए लाभ हुआ, इतना सरल, जोड़ दो, कभी पूछेगा ही नहीं। क्यों पूछेगा वो? आपको 2 रुपए जोड़ना आता है, वो कभी नहीं पूछेगा। अभी कोई था बच्चा इधर जिसका फोन बजा, फोन लेके बाहर चला गया, अभी तो लौटा नहीं शायद। अच्छा लौट आया, अच्छा हाँ लौट आया। अच्छा और साइलेंट करने में कोई दिक्कत आती है? अरे हमने ढूंढना का जरूरी नहीं था, हमने कभी कहा ही नहीं। अरे बहुत सारे जरूरी आते रहते हैं, सब क्लास के बाद निपटते हैं। कुछ चीजें पढ़ाई के अलावा भी आप क्लास में आने पे सीखते हैं, और वो सीखते तब है जब हर कही गई बात को आप एज इट इज मान लेते हैं। और कुछ बच्चे अपने आप को, आप ही में से होते हैं, कोई इनका कोई गांव नहीं होते कि इस टाइप के बच्चे अलग रहते हैं, इस टाइप के बच्चे रहते हैं, इसे फुटकर मिल जाते हैं। तो कुछ बच्चे क्लास में आने के बाद सोचते हैं कि जब क्वेश्चन से डिफरेंट मैं कुछ बता रहा होता हूं तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन से डिफरेंट जब कहीं भी पढ़ रहे हो आप, कोई जरूरी नहीं है, जब क्वेश्चन से डिफरेंट जब कुछ बताया जाता है तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है। पता है आप कंपटीशन की तैयारी के साथ साथ अपनी लाइफ को भी सीख रहे होते हैं, और वो भी कई गुना ज्यादा जरूरी होता है। उसी से आपके अंदर धीरे धीरे बदलाव आते हैं, जिससे आप एक मैच्योर पर्सनालिटी की तरफ मूव कर रहे होते हैं। कई बार देखा होगा कुछ बच्चे इमैच्योर होते हैं, वो बातें करते तो मजाक भी नहीं सही कर पाते हैं। देखा आपने, देखा होगा अपने आसपास, नहीं देखा? लेकिन उसके बाद बात करने मजा नहीं आती, क्योंकि मजाक भी नहीं कर पाता है, और मजाक करते को रोने लगे। तो ये क्या है? ये मैच्योरिटी लेवल ही तो है, तो ये भी आप सीख ही रहे होते हैं। इसके लिए कोई क्लास नहीं लगती, ये पैरेलल में चलता रहता है, कुछ दोस्तों के साथ, कुछ परिवार के संस्कारों के साथ, कुछ क्लास आके, ऐसे सब चलता रहता है। तो जैसे क्लास में आने से पहले अगर फोन साइलेंट हो जाए तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा, उससे कोई नुकसान नहीं होगा। दुनिया में आग लग जाए हम क्लास में, जैसे मेरे साथ होता है, मतलब अगर बहुत इंपॉर्टेंट होगा तो कोई पीछे वहां से आएगा, इतना कोई अद्भुत घटना हो जाएगी आपकी बिना जाए देश बिगड़ जाएगा, तो फिर कोई ना कोई आपको ढूंढते हुए आ जरूर जाएगा, तो फिर आपके फोन की जरूरत है नहीं मेरी बात समझे? कोई ऐसी घटना हो जाए अद्भुत
कि अब आपके बिना काम नहीं चलेगा, और अगर आप नहीं हुए तो देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। और देश का तो छोड़ो, शहर का भार तो आप ही के कंधों पे है, तो अब ये हो नहीं पाएगा। तो फिर तो तय है ना कि फिर आपको ढूंढते कोई आ जाएगा अगर आप इतने इंपॉर्टेंट होंगे, ये तो श्योर है। तो फिर फोन की जरूरत नहीं है। फोन आपकी जरूरत के लिए हो, ना कि दूसरों की जरूरत के लिए। अगर ये आप सीख जाओ तो मजा आने वाला है। जैसे आपको जरूरत आप मिला लो, दूसरा आपको डिस्टर्ब। हम पूरे दिन क्या बात करते हैं, डिस्टर्ब मत करो पढ़ना, डिस्टर्ब मत करो पढ़ना। अरे मौका मत दो डिस्टर्ब होने का भाई। हम देखते ना बच्चों को फोन निकाल के सामने रखते हैं इससे, ताकि उसमें अगर नेटवर्क भी अप डाउन हो तो भी तुरंत पता चल जाए और तुरंत हम एक्शन लें। तो ये है, आप अपने डिस्टर्बेंस की व्यवस्था खुद बना सकते हैं। साइलेंट रखिए फोन। अब तो ऑफलाइन जैसी बहुत सारी व्यवस्थाएं आ गई हैं कि किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आपने मतलब साइलेंट किया है। नेटवर्क से बाहर, क्लास में तो वहां नेटवर्क ही नहीं आता, सर ने जैमर लगा रखे, कुछ भी बोल दो क्या पता चलता है। पहले जब 2011, 12, 10 उस समय हम अपनी तैयारी के पीक पे थे तो अपना फोन साइलेंट कर लेते थे, ठीक है, साइलेंट करके रख देते थे। बाद में देखते थे अच्छा फलाने ने फोन किया, हमको पता है इन्होंने सिलेंडर पकड़ने के लिए किया होगा। भाई एक पर्टिकुलर आदमी ये है, वो किस काम के लिए फोन करेगा, कहेगा कि घर का सिलेंडर खत्म हो गया, कोई लड़का मिल रहा हो, चलो सिलेंडर उठा लाते हैं। इसने फोन क्यों किया होगा, इसने इसलिए फोन किया होगा। फिर उस सीक्वेंस को देखते हैं, अभी 1 घंटा हुआ है इसको फोन करे, अभी भी हो सकता है इसका सिलेंडर का काम पेंडिंग हो, अभी इसको नहीं मिलाएंगे, 4 घंटे मिलाएंगे, तब तक उसने सिलेंडर की व्यवस्था कर ली होगी। भाई पता नहीं चला, वो साइलेंट था फोन, सो रहे थे, पढ़ रहे थे, कुछ भी बता दो, मैनेज हो जाए। और सिलेंडर आ चुका होगा, तुम्हारा इंतजार सिलेंडर नहीं कर रहा है, सिलेंडर आ गया है। तो पता ऐसे ही होता है। समझ रहे मेरी बात? नहीं समझना है। अब क्लास में डिस्टर्ब करेगा फोन, तो फिर उसके उस डिस्टर्बेंस अच्छा कि एक बार बता दें, ठीक, तो आप साइलेंट कर लो। अगर आप साइलेंट करना भूल जाते हो तो परमानेंट साइलेंट रखो। हमारा फोन अगर वहां बजाओ तो मुझे ही नहीं पता चलता, क्योंकि परमानेंट साइलेंट है, मुझे नहीं पता चलता। क्योंकि पता चलेगा तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन है भाई, हो सकता है कोई हमारी जरूरत हो तो फिर दिमाग साइकिल, पता ही नहीं चलेगा। परमानेंट साइलेंट, वो मिस कॉल में ही कन्वर्ट होते हैं, सारे बैक कॉल ही होते हैं, कोई रिसीविंग है ही नहीं। सबको देखते हैं किसको कौन कहां इंपॉर्टेंट, उसी हिसाब से मिला लेते हैं, ठीक। तो बस परमानेंट साइलेंट कर लो, बात ही खत्म। जब लगे कि आप टाइम है, पर जब कभी पूरे दिन पढ़ने का मन ना लगे, फोन पकड़े बैठे रहो, देखते रहो पूरे दिन। और जब लगे कि नहीं पढ़ना है तो रख दो, पता ही नहीं चलेगा, आदत डाल लो। ये ऐसे देखो, पंक्चुअलिटी क्या है, एक ऐसा प्रॉमिस है जो आदमी खुद से करता है। दुनियादारी से डरते हो, जीवन बर्बाद हो जाएगा, इस बात से नहीं डरते। इस बात से डरते हो कोई फोन कर लेगा तो हम उठा नहीं पाएंगे, तो ये दिक्कत आएगी, वो दिक्कत आएगी, है कि नहीं। इस बात से नहीं डरते कि अगर पढ़ाई नहीं हो पाएगी, सब बर्बाद हो जाएगा समय, तो ये डर नहीं है, ये असली डर है। ये असली डर है कि जीवन बर्बाद हो रहा है, समय बर्बाद हो जाएगा, ये डर नहीं है। और ये डर तो हमेशा रहेगा, इसी को लाओ अपने पास। बाकी सब डर बेकार, बाकी सब बेकार के डर है, कुछ नहीं होता। आप दौड़ के आगे निकलो, 2-4-6 चक्कर लगा लो, दुनिया वहीं मिलेगी, कहीं नहीं जाती। और जिनको जाना वो चले गए, उनकी चिंता नहीं की जाती। तो प्रयास करिए कि सीखिए इन सब बातों को, और ये सब अपने आप धीरे धीरे आ जाएगा। आज पहली बार अगर किसी की गलती तो दोबारा ना हो, वापस कहां पे थे, तो होता कैसे भूल जाते हैं हम। भाई कुछ ऐसा भी नहीं कि लिखा रखा है हिसाब से बताते हो, सब पूरा समराइज होता है कि सिस्टम से जोड़ता है। तो क्लास में डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। आपको फोन रखना, साइलेंट नहीं रखना तो बजाना, तो खूब बजाओ बाहर, फिर क्लास में कोई मतलब नहीं। ये स्ट्रिक्ट भाषा है और सरल भाषा में बहुत देर समझा चुके हैं। दोनों में से जो अच्छी लगे उसको समझ लो। वापस आओ, तो बात करते हैं सीपी और एसपी। अगर हमने यहां प्रॉफिट लिया और एक एसपी आया, यहां पर डिस्काउंट दिया तो भी एसपी आया। अगर ऐसा कोई केस मिलता है, मैं कोई भाषा नहीं बता रहा हूं आपको, कुछ नहीं, क्वेश्चन पढ़ो, समझो कि क्या ऐसा केस बन रहा है क्या। बहुत सारे केसेस में समझाऊंगा, आप क्वेश्चन की भाषा समझो ना, कि हमने एक सिस्टम समझा, हमने एक सिचुएशन समझी, वो सिचुएशन जब बनेगी तब मैं तब देखूंगा। मैं कह दूं नहीं ऐसी भाषा लिखो तो ऐसा करना, लिखो फलाना पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, इस टाइप का क्वेश्चन। सेम लैंग्वेज मिलेगी नहीं, हर बार तो बदलती भाई, हर क्वेश्चन में लैंग्वेज बदलती है, हर क्वेश्चन की सिचुएशन बनती है। किसी में डेटा आगे होगा, किसी में डेटा पीछे होगा। अगर आप ऐसे रटोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। सोचो कि ये सिचुएशन जब बनेगी, और ये सिचुएशन आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ने के बाद खुद से कंक्लूड करो कि क्या ये सिचुएशन है, और ये आप सीखने लगोगे। जब आप ये आदत डालोगे तो अपने आप ये आदत पड़ जाएगी कि भैया सीपी आपका जो भी था
उससे प्रॉफिट हुआ और एमपी था उससे डिस्काउंट हुआ। हमने ये सिचुएशन देखी कि इसमें एसपी कॉमन है। स्टैंडर्ड लैंग्वेज ये कि एक वस्तु का मूल्य ऐसा तय किया गया कि 10% डिस्काउंट देने के बाद भी 15% लाभ हुआ। ये स्टैंडर्ड ऐसी जनरली भाषा मिलती है, लेकिन कुछ भी मिलता रहे, इससे डिफर मिलेगा नहीं लगे, नहीं कर पाएंगे ऐसा। तो ऐसे केस में हम ये कह सकते हैं कि अगर हम प्रॉफिट का केस पकड़ के चल रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि सीपी 100 प्लस प्रॉफिट, अगर फॉर्मूले की भी बात करें, बाकी आगे चल के फॉर्मूला सब गायब हो जाएगा, अपॉन 100, अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले। और अगर हम एमपी के पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो हम ये कह पाएंगे एमपी 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100, कोई दिक्कत। एसपी कॉमन है, ये भी एसपी के बराबर है, ये भी एसपी के बराबर है, तो क्या दोनों बातें बराबर नहीं हो सकती? तो हम कह सकते हैं कि सो सीपी 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 दैट्स इक्वल टू एमपी 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100। जब एसपी आपका कॉमन का केस दे दे तो हम ये कर सकते हैं, और इस केस में हमको अक्सर जरूरत पड़ेगी सीपी अपॉन एमपी के रेशियो की, दैट इज 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट। डी एंड पी दीज आर इन परसेंटेज, 10% तो 10 रखेंगे, 20% तो 20 रखेंगे, रुपए वाले नहीं कि 10 रुपए लाभ हुआ वो वाला या नहीं, ठीक। अब अगर आप सोचो कि अगर सीपी एमपी सॉरी एसपी एंड एमपी ये लॉस का केस होता और ये डिस्काउंट तो हमेशा निगेटिव होता है, तो इस केस में हमारा होता सीपी 100 माइनस डिस्काउंट लॉस अपॉन 100 दैट्स इक्वल टू एमपी 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100। ये कैंसिल, तब हम कह पाते कि सीपी अपॉन एमपी बराबर 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 माइनस लॉस। ऐसा नहीं होगा कि इनको किसी और तरीके से किया नहीं जाएगा, लेकिन जब सिचुएशन हमने आपको एलिगेशन पढ़ाते समय बार बार बताया कि करो कुछ भी, कंडीशन वही पकड़नी पड़ेगी जो क्वेश्चन की है। अगर एसपी कॉमन की कंडीशन है तो आप किसी भी तरह से क्वेश्चन को करोगे, आपको जाना उसी तरह उसी कंसेप्ट पड़ेगा, तो आपको ये कंडीशन तो ढूंढनी ही पड़ेगी। आप हो सकता है एज्यूम करके कर रहे हो, माना सीपी पे एज्यूम किया, फिर हमने एसपी निकाला, फिर एमपी निकाला, क्वेश्चन करेंगे तो आपके दिमाग में सारी बातें आएंगी भी, खूब कर सकते हैं, लेकिन याद रखेंगे, इस चीज को याद रखेंगे जिसका प्रयोग अगर हम सीधे कर पाएंगे एक कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो हम सीधे सीपी और एमपी का रेशियो प्राप्त कर लेंगे, और फिर हो सकता है सीपी दिया हो तो एमपी निकाला, एमपी दिया तो सीपी निकाला, कुछ भी हो सकता है। क्लियर? हो गया। अगला टर्म आता है सक्सेसिव डिस्काउंट, क्रमागत छूट। क्या ध्यान दीजिएगा, सक्सेसिव डिस्काउंट या क्रमागत छूट होती क्या है? जब भी सक्सेसिव डिस्काउंट या क्रमागत छूट की बात कर दी जाए या क्वेश्चन ऐसी लैंग्वेज का प्रयोग कर रहा हो तो इसका मतलब यह होता है कि वो छूट के बाद छूट देना चाहता है। जैसे मान लो किसी आर्टिकल आप गए और आपने देखा 1000 रुपए एमपी लिखा हुआ था कि जो शर्ट है वो 1000 रुपए की है। आपने कहा ठीक है, फिर लिखा हुआ था 50% प्लस 20% प्लस 30% डिस्काउंट है, और यहां छोटा सा स्टार लगा था, क्योंकि कहीं आप ये ना समझ लो कि चीज फ्री मिल रही है, क्योंकि अगर फ्री में मिल रही है तो ये सब कहानी की जरूरत ही नहीं, कहीं भी रख दो फ्री में चली जाएगी, तो उसके लिए फिर उसको लगाने की क्या जरूरत, उसमें रेट लिखने की जरूरत ही खत्म हो गई, फ्री में तो फ्री में होता है। तो ये छोटा सा स्टार बताता है कि दिस इज नॉट अ फ्लैट डिस्काउंट। दो तरीके के डिस्काउंट होते हैं, एक होता है फ्लैट डिस्काउंट जो हम लोग अभी तक समझ रहे थे कि एमपी पे 10% डिस्काउंट 20% डिस्काउंट कर दिया गया। दूसरा होता है सक्सेसिव डिस्काउंट, क्रमागत छूट। ठीक, सक्सेसिव डिस्काउंट या क्रमागत छूट क्या है, ध्यान समझिए। जैसे ये ऐसे लिखा था तो देखने में लग रहा कि 100% का डिस्काउंट, बट ऐसा है नहीं। पहले आपका 50% डिस्काउंट अप्लाई होगा और शर्ट आपकी 500 की हो जाएगी, उसके बाद ये डिस्काउंट अप्लाई होगा, इसकी कहानी खत्म। अब 20%, कभी कभी प्लस करके कभी कभी कॉमा करके लिखा जाता है, मतलब समझो बस लिखा कैसे जाता है वो धीरे धीरे सीख जाओगे।
यहां बात करते हैं फिर अगला डिस्काउंट, दैट इज 20%। तो 100 का डिस्काउंट अब आर्टिकल 400 का हो गया, सही है। फिर आपका अगले डिस्काउंट का नंबर आया, दैट इज एक ही एग्जांपल इसके लिए पर्याप्त है, आपको समझ में आएगा। 30% दैट इज 120 का डिस्काउंट, तो आपका कितना बचा 280 रुपए। मतलब जो शर्ट पे 1000 रुपए लिखा था वो 280 की मिलेगी, ना कि 0 की। एक डिस्काउंट अप्लाई होने के बाद दूसरा डिस्काउंट अप्लाई होता है, मतलब इन सक्सेसिव डिस्काउंट का बेस चेंज होता है। पहले डिस्काउंट का बेस खुद 100 होता है, 100 मतलब टोटल एमपी। दूसरे डिस्काउंट का बेस डिस्काउंटेड एमपी, क्योंकि अभी बिकी नहीं, बिके ना तब तक एसपी नहीं आता। जब तक सेल आउट ना हो जाए दैट इज तब तक एसपी आपके सामने नहीं आता। तो हमने कहा ठीक है, पहला डिस्काउंट आपका 50%, तो आपका अप्लाई हो गया। अब आपका 500 बचा, मतलब जो डिस्काउंटेड एमपी बचा, वो जो डिस्काउंटेड के बाद आपके सामने आया, दूसरे परसेंटेज का बेस वही डिस्काउंटेड एमपी बनता है। भाई इतना समझ लो, क्योंकि परसेंटेज के लिए बेस ही इंपॉर्टेंट। फिर दोबारा देखो, फिर आगे हो गया। फिर अगला तीसरा डिस्काउंट है, उसके लिए जो अगली बार डिस्काउंटेड एमपी बचा है वो बेस बनता है, और फिर आप डिस्काउंट करते हैं। आपका आर्टिकल 280 का आ गया है, आप समझ गए होंगे। बताओ सही है? किसी को कोई दिक्कत है क्या? ये पिक्चर आपको आसानी से समझ में आ गई? कोई ऑब्जेक्शन, कोई डाउट नहीं? अगर इसमें कोई डाउट नहीं तो कभी कभी इनका हमसे इक्विवेलेंट डिस्काउंट पूछ दिया जाता है। इक्विवेलेंट डिस्काउंट मतलब ये सक्सेसिव डिस्काउंट थे, अगर ये फ्लैट होता तो क्या होता? तो हम ये कहते हैं कि 1000 रुपए का आर्टिकल 280 का सेल आउट कर रहे हो, तो एग्जैक्टली तो आप डिस्काउंट 720 रुपए का दे रहे हो, ठीक। अगर हमसे फाइनल डिस्काउंट पूछा जाए, इक्विवेलेंट डिस्काउंट या समतुल्य बट्टा पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द समतुल्य बट्टा या इक्विवेलेंट डिस्काउंट, तो हम कहेंगे डिस्काउंट इज 720 एंड 1000 इज एक्चुअल एमपी into 100, that is 72% is your answer। मतलब ये सब आपको 100 दिख रहा है, इसका जो फाइनल है वो 72% के बराबर है। मतलब अगर आप ये अलग अलग ना देते और सीधे 72% देते तो भी वही बात होती। आया समझ नहीं आया? ये होती सिचुएशन। अब देखो, इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालने के लिए दो डिस्काउंट का एक शॉर्टकट बनता है, जो हम आपको उस परसेंटेज के बिहार पे समझाते हैं। जैसे मान लो 100 रुपए का आर्टिकल था, ठीक, उस पर आपने x% डिस्काउंट दिया, x%, पहला डिस्काउंट x%, ठीक। तो अब बचा कितना? 100 माइनस x। अब अगला डिस्काउंट आपका y% है, अगला डिस्काउंट आपका कितना है? y%। तो अगला डिस्काउंट y%, तो अब डिस्काउंट जब करोगे y% अप्लाई करो तो 100y कितना बचेगा? या कितना डिस्काउंट? यहां पर आपने x का डिस्काउंट दिया था और यहां पर इसका y%, इसका y% 100y, या y% करोगे तो y और माइनस एक्स वाई अपॉन 100। अरे बोलो, इसका बाकी जो बचेगा वो बचेगा, उससे मतलब नहीं है। हमें पहला डिस्काउंट x% x मिला। अरे जैसे इस वाले में मैं ऐसे ना देखकर की कह लेता कि भैया यहां पर 500 का डिस्काउंट है, यहां पर आपका डिस्काउंट 100 का है और यहां पर 120 का है, तो टोटल 720 ऐसे भी तो आ सकता था। नहीं, तो वही मैं कर रहा हूं, पूरा निकालने की जरूरत नहीं। बाकी चाहो तो घटा दो, इससे इसको घटा दो, तो जब घटाओगे तो आपके सामने आ जाएगा 100 माइनस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ठीक। ये बचेगा, अगर वैसे देखना तो ये बचेगा, लेकिन हम ऐसे ना करके ऐसे कर लेते हैं कि पहला डिस्काउंट आपका x% x हो गया, दूसरा डिस्काउंट ये। तो अगर पूरा डिस्काउंट देखा जाए तो पूरा डिस्काउंट हो जाएगा x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। अब ओवरऑल परसेंटेज निकाले तो अपॉन 100 इंटू 100, क्योंकि एक्चुअल एमपी तो 100 तो माना था हमने। तो अगर एक्चुअल एमपी हमने 100 माना था तो ये इससे कट जाता है। तो जो फाइनल डिस्काउंट या सक्सेसिव डिस्काउंट का जो फाइनल डिस्काउंट आता है वो आता है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। डिस्काउंट, परसेंट डिस्काउंट फाइनल, ठीक है। तो 2% डिस्काउंट को हम बार बार 100 एज्यूम नहीं करेंगे, इसका प्रयोग कर लेंगे। और अगर करना है हर बार पैसे करना, हर बार हम तो पूरा सिखा ही रहे हैं आपको। अगर आपको हर बार वैसे ही करना है तो आप आराम से करना। अगर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट का फाइनल डिस्काउंट, देखो ये बात आपने सीधे याद रख कर रही हो और फिर समझ के करी हो, दोनों बातों में अंतर है कि ऐसे हम ऐसे इसलिए ऐसा होता है, इसलिए हम ऐसा कर पा रहे हैं। अब एक्स भी अगर इसको ए भी मान सकते हैं, बाद में ए से कट नहीं था, उससे कोई समस्या नहीं, 100 माना, हमारी कैलकुलेशन सॉर्ट हुई, हमें आसानी समझा पाए। तो फाइनल डिस्काउंट ये होता है, ठीक। तो 2 डिस्काउंट का, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट का फाइनल डिस्काउंट x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100, 3 का भी आप बना सकते हो, लेकिन हमको पता ना तो आप याद रख पाओगे ना, हमें याद कराना है। जब भी 3 डिस्काउंट आपके सामने आएंगे, मान लो आपसे कह दिया कि अभी वाला क्वेश्चन 50% प्लस 20% प्लस 30%,
इसका फाइनल डिस्काउंट पूरा। तो आपने भैया आपने तो हमें फॉर्मूला 2 का सिखाया, तो हम एक काम करेंगे, इन दो का फाइनल 50 प्लस 20 70, 50 इंटू 20/100, तो कितना बचा 60%। इसका जो फाइनल डिस्काउंट मिला वो 60 आया इस फॉर्मूले से, और ये 30 वाला प्रोसीड हो गया। ठीक, अब दोनों को फिर से ऐड कर दो, तो 60 प्लस 30 माइनस 60 प्लस 30 100, कितना आया 72 आया, समझ नहीं आया। इस फॉर्मूले का प्रयोग कर रहा हूं, 60 प्लस 30 माइनस 60/30 बचा 100। ठीक, 60/30 तो आपके सामने 72। तो जब 3 होंगे 4 होंगे 2-2 करके हम बढ़ते चले जाएंगे। फॉर्मूला सबके लिए नहीं याद करेंगे क्योंकि प्रैक्टिकली याद हो नहीं सकता वो, उससे जल्दी तो आपका ऐसे हो जाएगा और आप साथ साथ कुछ सीख भी रहे हो। ठीक, तो ये हो गई सक्सेसिव डिस्काउंट की भाषा, क्रमागत छूट की भाषा। ठीक, नोट कर लें, हेडिंग डालें सक्सेसिव डिस्काउंट, नोट करें। एग्जांपल वैसे नोट करो, इतने पढ़ाते हैं उसका वो नोट करवा देंगे। नोट कर लिया? तो इधर बेसिक फंडामेंटल ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बाकी बहुत कुछ है, धीरे धीरे सीखते जाएंगे। जिन बातों का प्रयोग किया उनको यूज दिमाग में रखिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने, शुरू के 25, 30, 50 सवाल, इनको फ्लो में आज से कल तक मैं डिस्कस कराऊंगा, जिसमें मैं आपको अपनी भाषा सिखाऊंगा कि हम कैसे करवाना चाहते हैं। उसमें आप अपने तरीके से भी करिए, फिर आपके पास अपना एक जनरल सिस्टम तरीका होगा जिससे आप क्वेश्चंस को फ्लो में कर रहे होंगे। ठीक, चलिए। कह रहा है रेडियो को 1600 रुपए में खरीद कर उसे बेचा गया। तो पहले तरीके से हम इस क्वेश्चन को अगर जाएं, 15% लाभ पर बेचा गया, कह रहा है कितने में बेचा जाए, मतलब कितने में बेचा जाए। तो मतलब हमसे क्या पूछना चाहता है, एसपी पूछना चाहता है। अच्छा, हमने फॉर्मूले पॉइंट ऑफ व्यू से अभी पढ़ा कि एसपी इक्वल्स टू सीपी 100 प्लस प्रॉफिट जब परसेंटेज में दिया जाए अपॉन 100। मतलब अगर हम ऐसे करना चाहते हैं तो एसपी इक्वल्स टू सीपी आपको दिया गया 1600 और 100 प्लस 15 अपॉन 100, सही है। एसपी इक्वल्स टू 16 इंटू 115, मल्टीप्लाई करो 1840। कैलकुलेशन आप जितना तेज कर सकते हैं करते रहिए। कुछ लोग सीधे नोट कर लेते हैं, जैसे मान लो किसी ने सबसे पहले आंसर बता दिया तो हमने नोट कर लिया 1840 आया है, बात खत्म। अरे भाई आप देर में कर पाए, मान लो आपने 16 इंटू 5 मल्टीप्लाई किया तो आपने 1685 ऐसे मल्टीप्लाई करना शुरू किया तो आपको थोड़ा टाइम लगा, कुछ सेकंड का डिफरेंस आया। तो जो बता रहे हैं उनको भी पहली बार डिफरेंस आता था, उन्होंने सीखा, आप भी करो। अपना आंसर कैलकुलेशन वाला पार्ट खुद करो, नोट मत करो। अगर नोट करने वाला आपको लगा अगले क्वेश्चन जाने से छोड़ दो उसको, बात कर, मतलब अगर लंबी कैलकुलेशन है मान लो आपको लगता है कि जब बाद में कर लीजिए, लेकिन करिए जरूर, पेन चलते रहना चाहिए। ठीक, अब यहां पर एसपी आ गया। ये आपका पहला तरीका था जब हमने फॉर्मूले का प्रयोग किया। हमने थोड़ी देर पहले जब हमने आपको बेसिक पढ़ाया तो मैंने आपको बताया कि देखो ऐसा है, ये फॉर्मूले सिर्फ इसलिए बता रहे हैं ताकि आप प्रॉफिट लॉस की भाषा, मतलब प्रॉफिट लॉस के टर्म्स में बात तो उन्हीं के टर्म्स में करनी पड़ेगी ना। प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट परसेंट होता है, सीपी होता है, एसपी होता है। नहीं करेंगे तो बात क्या करेंगे, कैसे हम आपको सिचुएशन समझाएंगे। ठीक, लेकिन हम इनको करेंगे वैसे ही जैसे हमने परसेंटेज सीखने का प्रयास किया था। और ऐसा कुछ नहीं कि जिसने परसेंटेज नहीं पढ़ा तो बिल्कुल नहीं समझ आएगा, प्रयास करिए समझ आएगा। सीपी बेस होता है, तो सीपी को हम 100 लेट कर लें या आप कुछ और लेट कर लें। अगर आपने फ्रैक्शंस ऑफ परसेंटेज याद है, 15% फ्रैक्शन 3/20 होती है, तो आपको 20 एज्यूम करना चाहिए। ठीक, लेकिन फिलहाल छोड़ते हैं। तो हमने कहा देखो ऐसा है, अगर क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि हमको 15% लाभ कमाना है, तो मतलब अगर सीपी 100 होता तो हमारा एसपी 115 होता। बोलो सही है? अगर सीपी आपका 100 यूनिट होता तो एसपी हमारा 115 यूनिट होता। इस बात में मुझे नहीं लगता किसी को किसी तरह का कोई डाउट। अगर किसी तरह का कोई डाउट नहीं तो इसके सिचुएशन को थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमसे कहा गया कि सीपी मैं आपको दे रहा हूं 1600 रुपए और मैं आपसे कह रहा हूं कि मुझे एसपी बता दो। तो फिर वही बात, जो पूछा जाए बताया जाए इनटू आपका और बात खत्म। नहीं है, नोट कर लो, बढ़े आगे। ये आपका फर्स्ट नंबर हो गया। सेकंड नंबर की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे इस बार क्वेश्चन में कह रहा है कि वस्तु को 960 रुपए में बेचा गया। अगर 916 बेचा गया मतलब आपको एसपी बता रखा है
आपसे कहा 20% लाभ भी होता है, तो हमको सीपी बता दो, व्हाट इज द सीपी ऑफ द आर्टिकल। तो आप सिंपली कह सकते हैं कि आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। अगर आप फॉर्मूला लगाना चाहें तो आप जानते हैं सीपी बराबर एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट, यही तो पड़ा। तो आपका एसपी आपका 960 दे रखा है इंटू 100 अपॉन 20% प्रॉफिट दैट इज 120, और ये आपका सीपी। तो आप सिंपली कह पाएंगे कि द सीपी इक्वल्स टू 800 रुपीज, कि जो सीपी आपका होगा दैट विल बी 800 रुपए, वो 800 रुपए होगा। बोलो पिक्चर समझ आ रही? अगर यहां तक की कहानी आपको क्लियर है तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूं कि सीपी बेस होता है, जो परसेंटेज आपको दिया है उसका बेस सीपी होता है, अज्यूम बेस ही किया जाता है, उल्टा नहीं अप्लाई कर सकते कभी। परसेंटेज में बस यही ध्यान रखना होगा, डायरेक्शन रिवर्स नहीं होनी चाहिए। जिस डायरेक्शन में क्वेश्चन बात कर रहा है हम उसी डायरेक्शन से जाएंगे तो ये हम बेहतर कर पाएंगे। तो हमने कहा सीपी को अगर हम 100 एज्यूम कर लें, अगर हम सीपी को 100 एज्यूम कर लें तो इन दैट केस हमको ये पता है कि द प्रॉफिट परसेंट इज 20%, तो एसपी विल बी 120। कोई ऑब्जेक्शन? किसी तरह कोई डाउट नहीं? अगर कोई डाउट नहीं तो ध्यान देखो, ये आपको कितना दिया है 960 रुपीज, ये आपको दिया 960 रुपीज, एसपी दे रखा है, हमसे पूछा क्या सीपी। हम जानते हैं कि क्या जो पूछा जाए बताया जाए इनटू आपका और बात। ये हो गया आपका सेकंड। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, आपके सामने लिखा हुआ है 5 रुपए में 8 फल खरीदकर 8 रुपए में 12 फल बेच दिए गए। हमने जब बीच में भी आपके साथ डिस्कस किया था, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है कि आप पूरे आर्टिकल सेल आउट किए बिना प्रॉफिट एंड लॉस का डिसीजन कर लो। प्रॉफिट एंड लॉस का डिसीजन सिर्फ तब हो पाएगा जब आपने जितने आर्टिकल खरीदे हो उन सभी को आपने क्या कर दिया हो, बेच दिया हो। सिंपली ध्यान देने का प्रयास करते हैं यहां पर कि आपसे कहा गया कि 5 रुपए में 8 फल खरीदकर 8 रुपए में 12 फल बेच दिए गए। आपसे कहा गया कि 5 रुपए में 8 फल खरीदकर 8 रुपए में 12 फल बेच दिए गए, तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई? व्हाट परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस इज देयर, कितने परसेंट का प्रॉफिट एंड लॉस हुआ? बात समझ में आ रही? सिंपल सी बात ध्यान देते, अगर आपसे कहा गया कितने परसेंट का प्रॉफिट एंड लॉस हुआ तो इस कंडीशन में सिंपली पहले सिंपल सी बात है कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो बराबर होनी चाहिए, फ्रूट्स की संख्या बराबर होनी चाहिए। बस यही एक स्टेप पकड़ लो। मल्टीप्लाई किसका कर सकते हैं? 3 का और किसका? कभी कभी इस क्वेश्चन को वैल्यू को बराबर करके भी किया जाता है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे सारे डिफरेंट एंगल के क्वेश्चन इसी तरीके सॉल्व होंगे। जब हमें एक चीज बराबर करनी है तो क्यों ना हम ऐसी चीज बराबर करें जो एक्चुअली बराबर होती है। आदमी जितने का खरीद के लाया उतने का बेचा, फलों में प्रॉफिट लॉस देख लो, उल्टा देख के क्या मतलब दोस्ती उल्टा करो, तो सीधा जनरलाइज हो रहा है कि भाई फलों को बराबर करो, जितने खरीदे जितने बेचे पता चल जाएगा, प्रॉफिट लॉस निकल आएगा। तो उसको नई ट्रिक में एज्यूम नहीं करिए, मैं तो इसलिए बता रहा है क्योंकि आपको कभी ऐसी चीजें लिखी दिख सकती हैं कि उन्हें रुपए को बराबर करके करने का प्रयास किया और उल्टा देख लिया, हो जाता है उससे भी, लेकिन हो जाता है, करेक्ट कर थोड़ी ना लेंगे। मेरी बात समझ है? जो चीजें हमारे सिद्धांतों पर, कंसेप्ट पर सेट हो रही हैं, हम उनको वैसे ही याद करें, जो उल्टा क्यों याद करें। तो हमने आपको बताया कि फलों की जितनी संख्या हमने खरीदी होगी उतनी ही संख्या बेची होगी, तभी हम प्रॉफिट लॉस डिसाइड कर सकते हैं। दोनों हमने बराबर कर लिया, 3 का मल्टीप्लाई किया तो हमें पता चला 15 रुपए 24 फल और 16 रुपीज और 24 फल। अब ये तो क्लियर हो गया कि जो दुकानदार है वो 24 फल लाया और 24 फल बेचे। इससे ये तो क्लियर हो गया कि जितने फल वो लेकर आया उतने फल उसने बेचे हैं। तो अगर आपसे सिंपली यहां पर यहां पर प्रॉफिट परसेंट अगर हमें चाहिए हो, अगर यहां पर हमें प्रॉफिट परसेंट चाहिए तो हम कह सकते हैं विच इज व्हाट इज द प्रॉफिट 1 अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 दैट इज 20/3%। ठीक, दैट्स योर आंसर। कोई ऑब्जेक्शन? किसी तरह कोई डाउट किसी को भी हो, हम सिंपली फलों को बराबर करेंगे।
किसी भी तरह से, वो हम क्वेश्चन के आने पे देखेंगे। हमारे सामने लगा कि हमें 3 का मल्टीप्लाई करके मतलब एलसीएम हो 24, जब 24 का मल्टीप्लाई हुआ तो 24 का एलसीएम हुआ, तो हमें पता चला ऊपर वाले में 3 का मल्टीप्लाई और नीचे वाले में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो हमने वैसा कर लिया, बात खत्म। चलिए आगे, 4th नंबर, ध्यान में, ये कुछ तरह के क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं, जैसा कह रहा है वैसा समझ लो। आपसे कह रहा है कि 50 कलम का क्रय मूल्य सीपी 60 पेन के एसपी के बराबर है। आपसे रिलेशन बता रहा है कि 50 कलम का जो सीपी है वो 60 के एसपी के बराबर। तो अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, तो जो हमसे कह रहा है कि 50 का जो सीपी है, 50 पेन हमने खरीदे तो उनका जो सीपी था वो 60 पेन के एसपी के बराबर है। एक पेन का सीपी मतलब सीपी, एक पेन का एसपी मतलब एसपी। ठीक, हमने अलग से एक्सवाई नहीं माना, क्यों माने जबरदस्ती हम? तो हमने कहा कि 50 कलम का सीपी 50 का सीपी दैट इज इक्वल टू 60 का एसपी। यही तो क्वेश्चन कह रहा है। जब इस बात को लेके चलते हैं कि 50 कलम का सीपी बराबर है 60 के एसपी के, हमने उसको बराबर करा दिया। बोलो कोई दिक्कत? कोई समस्या नहीं। हम कह सकते हैं सीपी अपॉन एसपी दैट इज इक्वल टू 6/5। कोई दिक्कत? 0 0 कैंसिल, 6/5। अब आपसे सिंपली क्रिएट हुआ कि व्हाट इज द प्रॉफिट लॉस। बोला प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है भाई। सीपी ज्यादा एसपी कम, तो व्हाट इज द लॉस परसेंट? तो हमने पता किया 1 का लॉस फ्रॉम 6 इंटू दैट इज 16 होल 2/3%, 50/3 आंसर। हो गया। फाइव नंबर सेम टाइप, उसी तरह से 3 सवाल होते हैं, तीनों आपके एक साथ मिल रहे हैं, ध्यान से देखने का प्रयास करिए। क्या एक दुकानदार 75 किताबें बेचता है, ठीक है, बेचता है। 15 किताबों के विक्रय मूल्य का लाभ होता है। इससे लैंग्वेज को लेकर कंफ्यूज हो जाता है, याद करने का प्रयास करो। अरे भाई लैंग्वेज अपने मन से याद ही कितनी करनी, वो जितनी ज्यादा अपने मन से याद करने की ट्राई करोगे उतना ही दिक्कत। क्वेश्चन से निकालो ज्यादा से ज्यादा, अपने मन से सिर्फ उतना जितना होना चाहिए। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है 75 बुक्स का एसपी, हमने कहा ठीक, वो कह रहा है 75 बुक्स का एसपी। अच्छा बात बताओ, हम ये सभी जानते हैं कि एसपी इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट, और लॉस हो रहा होगा तो माइनस, यही तो होता है। तो क्वेश्चन से पूछेंगे कितना सीपी है कितना प्रॉफिट है, हमने कहा ठीक। उसने 75 बुक्स को बेचने पर, तो 75 को बुक्स बेचने पर 75 का सीपी तो अंडरस्टूड है ना। 75 बुक्स का अगर एसपी निकाल लो तो 75 बुक्स का सीपी और प्लस उनका प्रॉफिट। एक बुक का होता तो एक का सीपी, एक का एसपी, एक का प्रॉफिट। तो 75 पे काम कर रहे हो, तो हम कर रहे हैं 75 बुक्स का एसपी बराबर 75 का सीपी प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट है 15 बुक्स का एसपी, 15 बुक्स का एसपी प्रॉफिट है। वो तो कुछ गलत लिखा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज सबको लिखा है, वही बस लिख दिया है। क्वेश्चन ने बोला 75 बुक्स का एसपी दैट इज इक्वल टू 75 का सीपी प्लस 15 एसपी। जो प्रॉफिट है वो आपका 15 के एसपी के इक्विवेलेंट है, यही तो बोला था। अगर यही उसने बोला था तो इसी बात को लेकर हम कंटिन्यू करते हैं। सिंपली हम ये कह सकते हैं कि आप इसको इधर ले आइए, तो आपको आ जाए कितना 60 एसपी दैट इज इक्वल टू 75 सीपी। मतलब अगर हम सीपी अपॉन एसपी निकालें तो 4/5। प्रॉफिट है लॉस? प्रॉफिट हो रहा है कितने का? 1 का। अगर हम प्रॉफिट परसेंट निकालें तो 1/4 इंटू 100 दैट इज 25%। दैट्स योर आंसर। हो गया? सिक्स नंबर सेम टाइप क्वेश्चन, बस लैंग्वेज चेंज, जो भी कह रहा है वही लिखो। 60 कलम बेचता है, 20 कलमों के क्रय मूल्य का लाभ होता है, हमने ठीक। इस बार 60 बेचता, हमने ठीक, बेचता 60 के एसपी, तो 60 तो उसने खरीदी होंगी ना, तो 60 का एसपी, एसपी वाला सीपी प्लस प्रॉफिट, तो 60 एसपी तो 60 सीपी प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है? 20 का सीपी। कोई ऑब्जेक्शन हो बताओ, किसी तरह कोई डाउट हो? कोई दिक्कत नहीं।
60 का एसपी दैट्स इक्वल टू 60 का सीपी प्लस 20 का सीपी। क्यों? क्योंकि जो प्रॉफिट है उस 20 के सीपी के बराबर। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हम कह सकते हैं क्या कि भाई 60 का एसपी दैट्स इक्वल टू 80 सीपी। कोई दिक्कत? अगर कोई डाउट नहीं तो फिर बात खत्म। तो सीपी अपॉन एसपी बराबर 3/4। अब बताओ प्रॉफिट है लॉस? प्रॉफिट कितने का? खुद ही प्रॉफिट कह रहा है तो लॉस होने केस नहीं आता, लेकिन जो कह रहा है 1 का प्रॉफिट कहां से? 3 से। 1/3 इंटू 100। अब ये काम, ये स्टेप्स आप कहें कि हमने कोई तरीका रटा था कि इसका डिफरेंस करके ऐसे हम देख लेते हैं तो हमारा जल्दी हो जाता, लेकिन आप बताओ कि अगर उस तरीके रटने के बजाय इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस में लाया जाए और हम फटाफट करने लगे तो ज्यादा बेटर होगा कुछ भी याद करने के। क्योंकि याद करोगे तो भूलोगे, याद उतना ही करो जितना जरूरी है। अब पता है ये होता है, इधर जाएगा 3/4 आ जाएगा, हमें प्रॉफिट हो रहा है, बात खत्म। ठीक, नोट कर लीजिए। कोई दिक्कत? हो गया? ठीक, तो जो भी बेसिक चीजें थी जो बताई, अभी क्वेश्चन का कुछ क्वेश्चन का डिस्कशन भी हुआ। इनमें से किसी को कहीं भी किसी तरह कोई डाउट आया तो 2 मिनट है, पूरी कॉपी पलट लीजिए। किसी टर्म से अभी दिक्कत हो तो पूछिए। अभी आपको एलिगेशन रिवाइज करते रहना है। मन करे प्रॉफिट लॉस की लगाना स्टार्ट करिए। दूसरी बुक आप ले लीजिए प्रॉफिट लॉस के लिए आगे, ठीक है, और उसमें क्वेश्चन लगाना शुरू कर दीजिए। आपको बहुत सारे डाउट्स होंगे, धीरे धीरे वो दूर होने लगे, फिर डिस्कशन में पहुंचेंगे हम आगे तो और बेहतर होगा। तो कल का संडे का दिन है, एजुकेशन रिवाइज करने के अलावा भी आप प्रॉफिट लॉस लगाना शुरू कर सकते हैं। ठीक, और आज से शुरू करेंगे, कुछ चीजें समझ में आएंगी, कुछ में डाउट्स होंगे तो बातचीत नहीं तो सीखने की क्यूरियोसिटी और ज्यादा बढ़ेगी। ठीक, लेकिन वो तब होगा जब आपके सामने डाउट्स होंगे। तो उसके लिए बुक ले लिए, क्वेश्चन लगाना शुरू कर दिए। 2 मिनट आपके पास है, कॉपी पलट लिए, कोई डाउट हो सीधे पूछिए। अब वो जबरदस्ती वाली बात, हमने कहा उस पर नहीं जाना तो अब आपको वहीं जाना है। क्यों जाएंगे? वो हमने नहीं जाने ही नहीं ना, बात ही खत्म हो गई। हाँ, कोई डाउट किसी को भी? हाँ, सीपीएमपी में रिलेशन डिफरेंस मतलब किस तरह का डिफरेंस? होता ही नहीं है। जो आप पूछना चाह रहे हो वो होता ही नहीं है। क्या चीज? सीपीएमपी में रिलेशन एक क्रिएट हमने किया था, मतलब आपके सामने एसपी को बेसिक मान करके वो इरेज हो चुका है। सीपीएफ और एमपी रिलेशन को क्रिएट किया था। उसके अलावा क्या पूछना चाहते हो? उसके अलावा ये पूछना चाह रहे हो कि जैसे एसपी और सीपी प्रॉफिट एंड लॉस से बने हैं, एसपी और एमपी डिस्काउंट से बने हैं, वैसे सीपी और एमपी कैसे बने? यही पूछ रहे। कोई टर्म नहीं है ही नहीं, क्योंकि होता ही नहीं है। मतलब ये कि होता ही नहीं है। एमपी में ऑलरेडी बातचीत नहीं, एमपी में ऑलरेडी रेट लिखा होता है। मतलब बाकी लोग एकदम शांत रहे तो मैं सुन पाऊंगा, आपको क्वेश्चन भी बता पाऊंगा और समझा भी पाऊंगा, है कि नहीं बेटा? जैसे आपको अलग से तो मैं कहूंगा नहीं, तो आप भी समझ जाइएगा, आप भी क्लास में। हाँ, आपसे करें, आप शांत रहिए। हाँ, लिखा होता है। ऑलरेडी लिखा होता है, लिख देते हैं। लिखा कहां होता है? अरे मान लो लिखा है, बिस्किट लेने का लिखा था, हाँ ठीक, उन दोनों में डिफरेंस ना तो निकाल लेना। 10 रुपए बढ़ाई, 15 रुपए लिखा, 5 रुपए डिफरेंस। परसेंटेज वाइज कोई डिफरेंस नहीं होता। ये हो सकता है कि कभी क्वेश्चन अराइज हो कि बताओ एमपी सीपी से कितना परसेंट ज्यादा है, तो वो क्वेश्चन की बात अलग हो सकती है। बाकी जैसे प्रॉफिट, जैसे सीपी और एसपी के बीच में डिफरेंस को प्रॉफिट कहते हैं, वैसे एमपी और सीपी के बीच के डिफरेंस को क्या कहते हैं? कुछ नहीं कहते, ही नहीं, टर्म ही नहीं दुनिया में। ठीक, ओके डॉक्टर, यहीं से अगली क्लास। ले लें और